आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ सेशन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का फोर्थ सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडी और फ्रेम एम विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम एफ। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थर्ड वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। थर्ड वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया था कि अलग अलग टाइप का रिजिड बॉडी मोशन क्या क्या होता है। उसको बताया गया था बेसिकली थर्ड वीडियो में कि बेसिकली दो टाइप ऑफ रिजिड बॉडी मोशन होता है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। आज हम लोग ट्रांसलेशन का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडी एम और फ्रेम एम, दोनों में से कोई भी, with respect to a given frame F. With respect to a given frame F, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों को बताया गया था प्रीवियस वीडियोस में कि ट्रांसलेशन को हम लोग सेवरल वेज में डिफाइन कर सकते हैं। सेवरल वेज में ट्रांसलेशन कैन बी डिफाइंड। तो ट्रांसलेशन का पहला डेफिनेशन आप लोगों को बताया गया था। फर्स्ट डेफिनेशन, of translation m is said to translate with respect to f if orientation of m with respect to f does not change. m मेरा रिजिड बॉडी या कोई फ्रेम है। m is said to translate with respect to f if orientation of m with respect to f does not change. Of m with respect to f does not change. m is said to translate with respect to f if orientation of m with respect to f does not change with time. जैसे इसका एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए। f मान लीजिए ग्राउंड फ्रेम है, m मेरा ये सिलेंडर है, पेन है, जिसको मान लीजिए रिजिड बॉडी है, f के बदले ग्राउंड फ्रेम है। अभी पेन देखिए मूव कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, देखिए ऐसे ये मूव कर रहा है, बट इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। देखिए ये ट्रांसलेशन है। दिस इज द केस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का पहला डेफिनेशन आपको हम बता दिए। अच्छा देखिए इसका सेकंड डेफिनेशन क्या होगा, वो फर्स्ट डेफिनेशन से फॉलो करता है। हम कोई भी m का लाइन एलिमेंट लेंगे, एनी लाइन एलिमेंट ऑफ m। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लाइन एलिमेंट ऑफ m? m1 m2 मान लीजिए m फ्रेम m का दो लोकेशंस है, मतलब m1 m2 दो लोकेशन है जो m के रेस्पेक्ट में परमानेंटली फिक्स्ड है। इसको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको m का लाइन एलिमेंट बोलेंगे। तो देखिए जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि इसे देखिए जैसे हम बोलना चाह रहे हैं ना, ये मान लीजिए रेफरेंस फ्रेम है, ये मेरा रिजिड बॉडी या कोई फ्रेम है। m1 m2 जो है m का टू लोकेशंस है, m1 and m2 are the two locations of m. टू लोकेशंस ऑफ m आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोज में बताया गया है। लोकेशन ऑफ m कहने का मतलब कि m1 m2 m के रेस्पेक्ट में परमानेंटली फिक्स्ड है। m1 and m2 आर द टू लोकेशंस ऑफ m। इन दोनों को जो लाइन जोड़ेगा उसको लाइन एलिमेंट ऑफ m बोलेंगे। is a line element of m.
लाइन ज्वाइनिंग M1 एंड M2 इज अ लाइन एलिमेंट ऑफ M. M1 M2 को जो लाइन जोड़ेगा उसको M का लाइन एलिमेंट बोलेंगे. फिर M1 M2 आर एनी टू लोकेशंस विच आर फिक्स्ड इन M, परमानेंटली M के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है. इसको मिटा देते हैं. तो देखिए सेकेंड डेफिनेशन ऑफ M ये होगा कि देखिए चूंकि M मेरा M का F के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि M मूव कर रहा है F के रेस्पेक्ट में इन सच अ वे दैट ओरिएंटेशन ऑफ M विथ रेस्पेक्ट टू F डज नॉट चेंज. यानी फर्स्ट डेफिनेशन इंप्लाई ये करेगा, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन ये इंप्लाई करेगा कि M का जितना भी लाइन एलिमेंट्स होगा सबका F के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन फिक्स्ड होगा. ऑल द लाइन एलिमेंट्स ऑफ M, ओरिएंटेशन ऑफ ऑल द लाइन एलिमेंट्स ऑफ M orientation of all the line elements of M with respect to F does not change with time. Orientation of all the line elements of M with respect to F does not change with time. अच्छा, M का कोई भी लाइन एलिमेंट लेंगे तो उसका लेंथ भी कांस्टेंट होगा. देखिए M रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी का दो लोकेशन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है. यानी M का कोई भी लाइन एलिमेंट लेंगे तो उसका दोनों को उस लाइन एलिमेंट का लेंथ कांस्टेंट होगा और उसका ओरिएंटेशन भी फिक्स्ड है. तो फ्रॉम सेकंड वीडियो ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी फॉलो करता है M का जितना भी लाइन एलिमेंट्स होगा सब कांस्टेंट होगा F के रेस्पेक्ट में इन मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशन बोथ. ये सेकंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हो गया. तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या हो गया? सेकंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या हो गया? वो ये हुआ, सेकंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन ये हुआ, all the line elements of M are constant with respect to F in magnitude and direction both, या in magnitude and orientation both. All the line elements of M are constant with respect to F in magnitude and direction both. And डायरेक्शन बोथ. ये सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हो गया. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब जरा देखिए इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा. थर्ड डेफिनेशन देखिए, जैसे ये मेरा रेफरेंस फ्रेम F है, ये मेरा M कोई रिजिड बॉडी है या कोई और रेफरेंस फ्रेम है. हम इसका तीन लोकेशन लेते हैं M का, M1, M2, M3. ये लाइन है जो M1 M3 को जोड़ता है और ये लाइन है जो M2 M3 को जोड़ता है. ये दो लाइन एलिमेंट जो है M का लाइन एलिमेंट है, जैसा अभी बताया मैंने. मान लेते हैं M1 जो लोकेशन है M का, उसका F के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है v1f. M2 का वेलोसिटी मान लेते हैं v2f है और M3 का वेलोसिटी v3f है. ये सारा वेलोसिटीज F के रेस्पेक्ट में है t टाइम पर. अच्छा, देखिए लाइन एलिमेंट मेरा सेकंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन के अनुसार लाइन एलिमेंट, कौन सा लाइन एलिमेंट? लाइन एलिमेंट M1 M3 is constant with respect to F.
line element m1 m3 is constant with respect to f. अच्छा, फ्रॉम सेकेंड वीडियो ऑन रिलेटिव वेलोसिटी जिसमें कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइन एलिमेंट बताया गया था, उसमें हम लोग स्टेट किए थे, डिस्कस किए थे, अगर कोई लाइन एलिमेंट किसी फ्रेम में कांस्टेंट है, उस लाइन एलिमेंट को कोई भी 2 पॉइंट का वेलोसिटी हमेशा इक्वल होगा उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एट ऑल इंस्टेंट्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. वो थ्योरी हम लोग यहाँ लगाएंगे m1 m3. इसका मतलब यह हो गया v1f इज इक्वल टू v3f फॉर ऑल टाइम्स. ये कॉन्स्टेंसी आपका सेकंड वीडियो से आता है, सेकंड वीडियो में जो डिस्कस किए थे. इसका लिंक जो है सो इस थर्ड वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है. आप उसको यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं. सेकंड वीडियो उसमें आपको सारा मिल जाएगा कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइन एलिमेंट का थ्योरी. उसी तरह से लाइन एलिमेंट m2 m3 इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू f. सेकंड डेफिनेशन के अनुसार is constant with respect to f. यानी कि वही डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंसी से m2 m3 का वेलोसिटी भी f के रेस्पेक्ट में इक्वल होगा. फॉर ऑल टाइम्स. ठीक है ना. अब ये क्या बताएगा दोनों इक्वेशन v1f v3f इक्वल है, v2f v3f इक्वल है. यानी v1f v2f v3f तीनों इक्वल है हर इंस्टेंट पे. अच्छा, ऊपर मिटाते हैं. तो लास्ट 2 इक्वेशंस इंप्लाई क्या करेगा? इंप्लाई करेगा कि v1f बराबर v2f बराबर v3f एंड सो ऑन सब इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसलेशन का थर्ड डेफिनेशन हो गया. थर्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन. देखिए, ये इम्प्लाई यही करता है. अगर मान लीजिए हम कोई फोर्थ लोकेशन हम कर लेते हैं m4 और m1 m4 को जोड़ते हैं, तो m1 m4 भी f के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है. v1f v4f भी इक्वल होगा और v1f v2f v3f सब इक्वल है. v4f भी सब के बराबर होगा. यानी एक इंस्टेंट पर m का जितना भी लोकेशंस है सबका f के रेस्पेक्ट में इक्वल वेलोसिटीज होगा. ये फोर्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हो गया. फोर्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन वो क्या होगा? फोर्थ की थर्ड ट्रांसलेशन था लाइन एलिमेंट कांस्टेंट. थर्ड डेफिनेशन थर्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन. थर्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा? If m translates with respect to f, imply करेगा at any instant of time, velocities of all the locations of m with respect to f are equal in magnitude and direction both. Velocities of all the locations of m are equal. All the locations of m with respect to f are equal in magnitude and direction both.
ये थर्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हो गया. So this means at any instant V1F is same as V2F is same as V3F is same as V4F. इस तरह से सारा जितना लोकेशन m का है सबका f के रेस्पेक्ट में किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटीज इक्वल होगा. और जो इक्वल वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम m का ही वेलोसिटी बोल देंगे, इसको VMF कहेंगे. समझ रहे हैं बात. m अगर f के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा, if m translates with respect to f, V1F, V2F, V3F, V4F सब इक्वल होगा, इसको VMF का नाम दे देंगे. उसको वेलोसिटी ऑफ m एज अ होल विथ रेस्पेक्ट टू f बोल देंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि V1F मेरा है 2i + 2j + k मीटर पर सेकेंड. V2F, V3F, V4F सब इतना ही होगा. और उस इंस्टेंट पर जितना भी लोकेशंस होगा m का, सबका f के रेस्पेक्ट में यही वेलोसिटीज होगा. इसी को हम VMF बोल देंगे. उस इंस्टेंट पर हम बोलेंगे कि पूरे m का f के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मेरा VMF है. समझ गए. ये ट्रांसलेशन का फोर्थ डेफिनेशन हो गया. तो ट्रांसलेशन का थर्ड डेफिनेशन हो गया. तो थर्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या कहता है आप लोग समझ गए. m अगर f के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा तो किसी भी इंस्टेंट पर m का जितना भी लोकेशंस होगा सबका f के रेस्पेक्ट में इक्वल वेलोसिटीज होगा. उन सारा इक्वल वेलोसिटीज को हम लोग VMF का नाम दे देंगे. उसको वेलोसिटी ऑफ m एज अ होल विथ रेस्पेक्ट टू f बोलेंगे. उसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f, ऐसा बोलेंगे. दैट विल बी कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f. समझ गए. उसको वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू f बोलेंगे. समझ गए ना. हो गया. तो थर्ड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या अभी बता दिए. इसको मिटा देते हैं. अच्छा, फोर्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा उसको भी समझिए. जो देखिए इन व्यू ऑफ दिस रिलेशन ये सारा इक्वल है फॉर ऑल t. अच्छा, हमेशा इक्वल है. इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं. dV1F by dt in frame f is equal to dV2F by dt in frame f बराबर dV3F by dt in frame f. सब इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स. अच्छा, कमिंग वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा किसी वेक्टर का जो टाइम डेरिवेटिव लिया आता है तो आप फ्रेम को नाम स्पेसिफाई करना जरूरी है. बिना फ्रेम बताए हुए इट हैज नो मीनिंग. तो भी बता रहे हैं, आगे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कमिंग वीडियोस में. और देखिए dV1F by dt in frame f क्या कहलाएगा. एक्सेलरेशन कहलाएगा. किसका. लोकेशन m1 का कहलाएगा f के रेस्पेक्ट में t टाइम पर. इसको क्या बोलेंगे, a2f कहेंगे. एक्सेलरेशन किसका. लोकेशन m2 का. किसके रेस्पेक्ट में. f के रेस्पेक्ट में. इसको सिमिलरली a3f कहेंगे. ये सब इक्वल होगा फॉर ऑल टाइम्स. तो ट्रांसलेटरी मोशन का एक फोर्थ डेफिनेशन हो गया. तो फोर्थ डेफिनेशन क्या कहता है, m अगर f के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा किसी भी इंस्टेंट पर accelerations of all the locations of m with respect to f are always equal in magnitude and direction both. Fourth definition of translation कहलाएगा ये. Fourth definition of translation. Fourth definition of translation. If m translates with respect to f, then at any instant accelerations of all the locations of m
all the locations of M with respect to F are equal in magnitude and direction both. अच्छा, जो सारा एक्सेलरेशन इक्वल है उसको हम AMF बोलेंगे, जैसे सारा वेलोसिटीज को VMF बोले थे। तो यहाँ जो मेरा टर्म है A1F बराबर A2F बराबर A3F सब इक्वल है, इसी को AMF कहते हैं। AMF मीनिंग व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ M एज अ होल विथ रेस्पेक्ट टू F। देखिए, कहने का मतलब है कि M का सारा लोकेशंस का इक्वल एक्सेलरेशन है F के रेस्पेक्ट में। M के सारे लोकेशंस का F के रेस्पेक्ट में इक्वल एक्सेलरेशन है। A1 A2 A1F A2F A3F A4F सब इक्वल है, उसी को AMF बोल देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ M एज अ होल विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम F। ठीक है, ये फोर्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हो गया। ये ट्रांसलेशन का फोर्थ डेफिनेशन हो गया, ये भी आपको बता दिया हम। ऊपर बिठा आते हैं। अच्छा, देखिए ट्रांसलेशन का फिफ्थ डेफिनेशन क्या है। देखिए कोई पॉइंट मूव कर रहा है किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो उसका ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ होता है। कोई मूविंग पॉइंट का किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में कुछ पाथ होता है, जिस पाथ पे मूव करता है वो दिखता है, उसी को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। अच्छा, किसी मूविंग पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री उसके वेलोसिटी से डिसाइड होता है। तो M जब F के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा तो उसके हर लोकेशंस का वेलोसिटी इक्वल है F के रेस्पेक्ट में किसी भी इंस्टेंट पर, इसलिए M का जितना भी लोकेशंस होगा सबका F के रेस्पेक्ट में ट्रेजेक्ट्री भी आइडेंटिकल होगा, है ना। सो M अगर F के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा देन ऑल द लोकेशंस ऑफ M विल हैव आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्रीज विथ रेस्पेक्ट टू F। ये मेरा ट्रांसलेशन का फिफ्थ डेफिनेशन हो गया। फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या बोलता है? इफ M ट्रांसलेट्स विथ रेस्पेक्ट टू F, इफ M ट्रांसलेट्स with respect to F, then at any instant, then trajectories of all locations of M, then trajectories of all locations of M with respect to F are identical in shape and size both. If M translates with respect to F, then trajectories of all the locations of M with respect to F are identical in shape and size both. कारण क्या? कारण कि M का जितना भी लोकेशन है सबका आइडेंटिकल वेलोसिटीज है, तो वेलोसिटीज आइडेंटिकल है तो ट्रेजेक्ट्री भी आइडेंटिकल है। हो गया, तो फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन है। M अगर F के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा तो M का जितना भी लोकेशंस होगा सबका F के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल पाथ से मूव करता हुआ दिखेगा। और आइडेंटिकल पाथ कहने मतलब कि सब सेम शेप होगा, सेम साइज होगा। जैसे मान लीजिए M का कोई एक लोकेशन का F के रेस्पेक्ट में पैराबोला है, पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, तो M अगर ट्रांसलेट कर रहा है F के रेस्पेक्ट में, दूसरा लोकेशन जो M का होगा उसका भी F के रेस्पेक्ट में पैराबोलिक पाथ में जाएगा, और दोनों पैराबोलिक पाथ का आइडेंटिकल साइजेस होगा सब कुछ इस तरह से। तो ट्रांसलेशन का फिफ्थ डेफिनेशन कहलाएगा, फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन क्या बोलता है आप लोग समझ गए? M अगर F के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा तो M का जितना भी लोकेशंस होगा उसका F के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्रीज में जाएगा सब। आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे तो शेप एंड साइज बोथ। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का 5 डेफिनेशन आपको हम बता दिए।
पहला डेफिनेशन तो हम लोग हो गया, m moves with respect to f in such a way that orientation of m with respect to f does not change. दूसरा, all line elements of m are constant with respect to f in magnitude and orientation both. Third, all locations of m have identical velocities with respect to f. उसी आइडेंटिकल वेलोसिटी को vmf बोलेंगे. फोर्थ डेफिनेशन क्या था? ऑल लोकेशंस ऑफ m हैव आइडेंटिकल एक्सेलरेशंस विथ रिस्पेक्ट टू f. उसको इक्वल एक्सेलरेशन को emf बोलेंगे. और पांचवा क्या था? m अगर f के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा, ऑल द लोकेशंस ऑफ m विल हैव आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरीज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम f. ऑल द लोकेशंस ऑफ m विल हैव आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरीज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम f इन शेप एंड साइज बोथ. ये ट्रांसलेशन का फिफ्थ डेफिनेशन भी बता दिए. अच्छा, एक पॉइंट बोलेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट हैज़ नो मीनिंग. ये कहना कि पॉइंट ट्रांसलेट कर रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है. कारण देखिए, ट्रांसलेशन का बेसिक डेफिनेशन है मोशन विदाउट एनी चेंज इन ओरिएंटेशन. और जब हम लोग फिजिक्स में पॉइंट का बात करते हैं, एन एंटिटी हैविंग जीरो साइज. पॉइंट जब बोलते हैं, इट मीन्स एन एंटिटी हैविंग जीरो साइज, उसको पॉइंट कहते हैं. तो ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि पॉइंट जब जीरो साइज का है तो उसका कोई ओरिएंटेशन नहीं है. ओरिएंटेशन अनडिफाइंड है. तो ओरिएंटेशन अनडिफाइंड है तो ओरिएंटेशन फिक्स्ड है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कहना कोई मीनिंग नहीं रहता है. इसलिए ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट हैज़ नो मीनिंग. समझ गए? ये कहना कि ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट इज ट्रांसलेटिंग, ये गलत है, बिकॉज पॉइंट हैज़ नो ओरिएंटेशन. ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट has no meaning because point has no orientation. Point has no orientation because point has no orientation. Point का कोई orientation नहीं होता है. जब orientation नहीं है तो orientation fixed है कि change हो रहा है, कोई meaning नहीं है. पॉइंट हैज़ नो ओरिएंटेशन भाई, क्या ये पॉइंट को अनुमान के चलते हैं जीरो साइज का है. तो पॉइंट जो जीरो साइज का है, इट हैज़ नो ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन नहीं तो ओरिएंटेशन फिक्स्ड है कि वेरी कर रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. सो पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट हैज़ नो मीनिंग. समझ गए? अच्छा, इसको लाइन एलिमेंट टर्म्स में समझ सकते हैं. जैसे ट्रांसलेशन का सेकंड डेफिनेशन क्या था? एम का जितना भी लाइन एलिमेंट्स है सब एफ के रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है. तो अब अगर ट्रांसलेशन का बात हो तो लाइन एलिमेंट होना चाहिए. अब लाइन एलिमेंट होने के लिए हमको एटलीस्ट दो पॉइंट चाहिए. एक पॉइंट से लाइन तो बनता नहीं है, इसलिए ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट हैज़ नो मीनिंग. क्योंकि पॉइंट्स, एक पॉइंट से वी कैन हैव मेनी लाइन्स, एक लाइन तो नहीं बनेगा. इसीलिए ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट हैज़ नो मीनिंग, ये भी बता दिए. अच्छा, एक बात और देखिए, जब हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन को कैटेगराइज करेंगे इन वेरियस सब टाइप्स. ये जो ट्रांसलेशन का चैप्टर है ना, ये बड़ा फंडामेंटल चैप्टर है. इस फंडामेंटल चैप्टर को आपको अच्छा से जान लेना है. समझ गया ना? दिस हैज टू बी नोन वेरी क्लियरली. अच्छा, कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन को हम लोग वेरियस वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन. Categorization of translation of m with respect to f. Categorization of translation of m with respect to f. सबसे पहला है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. और दूसरा है कर्विलिनियर ट्रांसलेशन. कर्विलिनियर ट्रांसलेशन. कर्विलिनियर ट्रांसलेशन. अच्छा, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन को हम लोग बांट सकते हैं दो कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म.
अच्छा, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का मीनिंग है कि एम का सारा पॉइंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है एफ के रेस्पेक्ट में. दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. एम मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एफ. एम मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब एम का जितना भी लोकेशंस है सब एफ के रेस्पेक्ट में पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में जा रहा है. दैट इज कॉल्ड द केस ऑफ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. That is called the case of rectilinear translation. So all locations of M move in parallel straight lines with respect to F. That is called rectilinear translation. ठीक है? तो मिटा रहे हैं इसको. तो जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का सबसे कॉमन एग्जांपल जैसे एफ मान लीजिए ग्राउंड फ्रेम है. एम मान लीजिए कोई एलिवेटर है. एलिवेटर जान रहे हैं ना, लिफ्ट जो बिल्डिंग में होता है. अब एलिवेटर मान लीजिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट ऊपर जा रहा है तो एलिवेटर के जितना भी लोकेशन है सब वर्टिकल पैरेलल लाइंस में जा रहा है. तो एलिवेटर जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट कर रहा है. या मान लीजिए कोई स्ट्रेट हाईवे है. एफ के बदले ग्राउंड फ्रेम है, मेरे पास कोई स्ट्रेट हाईवे है, उस पर एक कार जा रहा है सीधा. तो कार जो है एम है वो एफ यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन अंडरगो कर रहा है. ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन कहलाता है. रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. अच्छा, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, जैसा अभी बोले थे. रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन can be subdivided into two types, एक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. अच्छा, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन क्या हुआ? यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का मतलब हुआ कि एम का सारा जो लोकेशंस है एफ के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइंस में जा रहा है एट कांस्टेंट स्पीड. दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. सबसे कॉमन एग्जांपल है मान लीजिए एलिवेटर. एम के बदले एलिवेटर है लिफ्ट. एफ के बदले ग्राउंड फ्रेम है. एलिवेटर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. एलिवेटर के जितना भी लोकेशन है सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकल पैरेलल लाइंस में जा रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. तो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में जो VMF होता है वो कांस्टेंट होता है. VMF क्या है तो बता दिए. वेलोसिटी ऑफ M एज अ होल विथ रेस्पेक्ट टू F. सो VMF इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. ठीक है. अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन क्या होता है? M जो है F के रेस्पेक्ट में रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन तो हो रहा है, लेकिन M का जो लोकेशंस है F के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और बोथ. समझ गए? दैट इज कॉल्ड द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. जैसे कॉमन एग्जांपल है मान लीजिए एफ के बदले ग्राउंड फ्रेम है, एम के बदले मेरा रॉड है रिजिड बॉडी. अभी मेरा रॉड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, देखिए लाइक दिस. दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. नॉन यूनिफॉर्म का है क्या? देखिए ऐसे जा रहा है, अभी इधर कुछ स्पीड है, अब यहाँ जाकर ऐसे जाने लगा, यानी यहाँ रुका फिर इधर गया, यानी डेफिनेटली जब ऐसे करके ऐसे गया तो इसका स्पीड चेंज किया. स्पीड चेंज किया तो वेरिएबल स्पीड से मूव किया, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन के नाम से जानेंगे. इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. इसको बोलेंगे क्या चीज़? नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. इसमें नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में जो VMF होगा वो कांस्टेंट नहीं होके वेरी करेगा टाइम के साथ. इसका अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. जैसे कोई एलिवेटर है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, 10th फ्लोर से एलिवेटर नीचे आ रहा है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ. एलिवेटर का हर लोकेशन का स्पीड टाइम के साथ बढ़ रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एलिवेटर का जो मोशन है दैट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. दैट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन. ठीक है. तो जैसे एक एग्जाम्पल ऑसिलेटिंग बॉडी का लिए, जो ऑसिलेटिंग पेन नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है. एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड विथ इंक्रीजिंग स्पीड,
नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है। एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है। एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विथ इंक्रीजिंग स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है। एलिवेटर मूविंग अप विद डिक्रीजिंग स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है। आई होप कि आप लोग को नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का मीनिंग समझ में आ गया। तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन यहाँ कवर हो गया। अच्छा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे कर्वलिनियर ट्रांसलेशन। कर्वलिनियर ट्रांसलेशन। अब ये कर्वलिनियर ट्रांसलेशन क्या होता है? M is said to undergo curvilinear translation with respect to F if all the locations of M move along identical curves other than a straight line. उसको हम कर्वलिनियर ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो कर्वलिनियर ट्रांसलेशन मीनिंग all the locations of M move along identical curves with respect to F other than a straight line. Other than a straight line. That is called the case of curvilinear translation. अच्छा, कर्वलिनियर ट्रांसलेशन को फिर से हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्लेन एंड 3D। सो कर्वलिनियर ट्रांसलेशन can be subdivided into two types, plane और 2D, या 3D और स्पेशल। 3D और स्पेशल, ये दो टाइप का कर्वलिनियर ट्रांसलेशन होता है। एक होता है प्लेन और 2D ट्रांसलेशन और दूसरा होता है स्पेशल और 3D ट्रांसलेशन। ये दो टाइप का कर्वलिनियर ट्रांसलेटरी मोशंस होता है। अच्छा, प्लेन और 2D ट्रांसलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द लोकेशंस ऑफ एम मूव अलोंग आइडेंटिकल प्लेन कर्व्स अदर देन अ स्ट्रेट लाइन, या ऐसा ही बोलिएगा कि ऑल द लोकेशंस ऑफ एम मूव अलोंग आइडेंटिकल कर्व्स, 2D कर्व्स या आइडेंटिकल प्लेन कर्व्स। उसको प्लेन और 2D ट्रांसलेशन का नाम देंगे। ऑल द लोकेशंस ऑफ एम मूव अलोंग आइडेंटिकल 2D कर्व्स और प्लेन कर्व्स with respect to F, उसको बोलेंगे प्लेन और 2D ट्रांसलेशन। All the locations of M move along identical plane या 2D curves with respect to F. अच्छा, what about 3D और स्पेशल ट्रांसलेशन? All the locations of M move along identical 3D curves with respect to F. उसको 3D और स्पेशल ट्रांसलेशन बोलेंगे। All the locations of M move along identical 3D curves with respect to F, उसको बोलेंगे कर्वलिनियर 3D और स्पेशल ट्रांसलेशन। कर्वलिनियर 3D और स्पेशल ट्रांसलेशन उसको बोलेंगे। All the locations of M move along identical 3D curves with respect to F, उसको बोलेंगे 3D और स्पेशल ट्रांसलेशन। और प्लेन 2D ट्रांसलेशन क्या है? ऑल द लोकेशंस ऑफ ए मूव अलोंग आइडेंटिकल 2D कर्व्स और प्लेन कर्व्स विद रिस्पेक्ट टू एफ, उसको प्लेन कर्वलिनियर ट्रांसलेशन या 2D कर्वलिनियर ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको मिटा देते हैं।
अच्छा देखिए, 2D ट्रांसलेशन या प्लेन ट्रांसलेशन को थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। 2D और प्लेन ट्रांसलेशन, इसे इसका एग्जांपल देखिए। इसे हम बताया कि 2D ट्रांसलेशन में क्या होता है, ऑल द लोकेशंस ऑफ एम मूव अलोंग आइडेंटिकल प्लेन कर्व्स विद रिस्पेक्ट टू एफ। प्लेन कर्व को 2D कर्व भी बोलते हैं। अच्छा, 2D कर्व का एग्जांपल क्या हो, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, एस्ट्रॉयड, जितना भी प्लेन कर्व्स है सब उसको ऐसा बोलेंगे। जैसे 2D कर्व का एग्जांपल हो गया आपका सर्कल या एलिप्स, या नहीं तो हाइपरबोला, या नहीं तो पैराबोला। इस तरह से एग्जांपल ऑफ 2D कर्व्स है। अब जिस टाइप का प्लेन 2D कर्व में जाएगा ना, वही ट्रांसलेशन का नाम हो जाएगा। जैसे एम का सारा लोकेशन मान लीजिए एफ के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल सर्कुलर पाथ्स में जा रहा है, उसको सर्कुलर ट्रांसलेशन बोलेंगे। अच्छा एक बात, इसको कभी मत सोचिएगा कि जब सर्कुलर मोशन होगा तो रोटेशन होगा। नहीं नहीं, ट्रांसलेशन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है। तभी हम लोग ट्रांसलेशन का बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये एम मेरा रॉड है, एम, एफ मेरा ग्राउंड फ्रेम है। अब ये जो रॉड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखिए ऐसे मूव कर रहा है, देखिए लाइक दिस। इसका सारा लोकेशन जो है सर्कुलर मोशन में हो रहा है, मूव कर रहा है देखिए। और इसका ओरिएंटेशन जो है एफ के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, एम का, रॉड का, एफ के रेस्पेक्ट में यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका ओरिएंटेशन अनचेंज्ड है देखिए। तो ये मेरा एग्जांपल ऑफ 2D सर्कुलर ट्रांसलेशन बोलेंगे। मतलब ऐसे ये मेरा ये मान लीजिए एम है मेरा, रॉड है, से रॉड है। हाँ, अब ये मूव कर रहा है सर्कल में, इसका ये पॉइंट देखिए, इस सर्कल में जा रहा है। इस पॉइंट को देखिए, ये भी सर्कल में जा रहा है। इस पॉइंट को देखिए, ये भी सर्कल में जा रहा है। इसको सर्कुलर ट्रांसलेशन बोलेंगे। इसको बोलेंगे सर्कुलर ट्रांसलेशन। तो सर्कुलर ट्रांसलेशन में क्या होगा, एम का जितना भी लोकेशंस है सब एफ के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन होगा सबका, और सारा सर्कल का रेडियस सेम होगा। इन सारे सर्कल का रेडियस सेंटर अलग अलग जगह पर होगा। जैसे इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसका सेंटर और थोड़ा नीचे होगा। यानी अलग अलग लोकेशन का सर्कुलर मोशन का सेंटर ओवर कोइंसाइड नहीं करेगा, वो अलग अलग लोकेशंस पर होगा। इसको बोलेंगे सर्कुलर ट्रांसलेशन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड द केस ऑफ सर्कुलर ट्रांसलेशन। ठीक है। अच्छा, जैसे एलिप्टिकल ट्रांसलेशन। एलिप्टिकल ट्रांसलेशन में क्या होगा, एम का जितना भी लोकेशंस है एफ के रेस्पेक्ट में दे विल मूव इन एलिप्टिकल पाथ्स। जैसे मान लीजिए मेरा देखिए एफ के बदले मेरा ग्राउंड है, ये एम मेरा रॉड है। अब ये जो एम का लोकेशन है ये इस टाइप का एलिप्टिकल पाथ में जा रहा है। ये एम का जो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है ये एक एलिप्टिकल पाथ में जा रहा है। कोई एम का कोई और लोकेशन लीजिए, ये एलिप्टिकल पाथ में जा रहा है। इसको बोलेंगे एलिप्टिकल ट्रांसलेशन। एलिप्टिकल ट्रांसलेशन बोलेंगे इसको। दिस इज कॉल्ड द केस ऑफ एलिप्टिकल ट्रांसलेशन। उसी तरह से पैराबोलिक ट्रांसलेशन, हाइपरबोलिक ट्रांसलेशन। एम का सारा लोकेशन आइडेंटिकल पैराबोलिक पाथ्स में जा रहा है, पैराबोलिक ट्रांसलेशन। एम का जितना भी लोकेशन है एफ के रेस्पेक्ट में पैरेलल हाइपरबोलिक कर्व्स में जा रहा है, आइडेंटिकल हाइपरबोलिक कर्व्स, उसको भी बोलेंगे हाइपरबोलिक ट्रांसलेशन। ये सब एग्जांपल ऑफ प्लेन या 2D ट्रांसलेशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी ऐसे प्लेन और 2D ट्रांसलेशन है, इसको दो सब कैटेगरी में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म 2D ट्रांसलेशन में क्या होगा, एम का जितना भी लोकेशंस होगा, एम का जितना भी लोकेशंस होगा एक इंस्टेंट पर सबका स्पीड एक जैसा होगा, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। स्पीड तो इक्वल होगा ही हर इंस्टेंट पर, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, वेरिंग स्पीड नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्पीड टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। ये दो कैटेगरी, सब कैटेगरी हो गया प्लेन या 2D ट्रांसलेशन का। ठीक है, फाइन। उन्हें प्लेन या 2D ट्रांसलेशन में यूनिफॉर्म वाला जो 2D प्लेन ट्रांसलेशन होगा उसमें हर लोकेशन ऑफ एम का एफ के रेस्पेक्ट में स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, इट वॉन्ट चेंज विद टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म में जो एम का लोकेशन होगा उसका जो स्पीड होगा वो टाइम के साथ चेंज होगा। एक इंस्टेंट पर एम के सब लोकेशन का इक्वल स्पीड होगा, लेकिन टाइम के साथ वो चेंज करेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म 2D ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
अच्छा, अब लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 3D ट्रांसलेशन। तो 3D ट्रांसलेशन एज द नेम सजेस्ट क्या होगा, एम का सारा जो लोकेशंस है एफ के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल 3D कर्व्स में जा रहा है। दे मूव इन आइडेंटिकल 3D कर्व्स। तो 3D और स्पेशियल ट्रांसलेशन, 3D और स्पेशियल ट्रांसलेशन, इसमें ऑल द लोकेशंस ऑफ एम, तो हम पहले लिख ही चुके थे, ऑल द लोकेशंस ऑफ एम मूव along identical 3D curves, move along identical 3D curves with respect to f। इसको 3D और स्पेशल ट्रांसलेशन बोलेंगे। 3D कर्व का सबसे कॉमन एग्जांपल हेलिक्स है, स्प्रिंग जैसा, इस टाइप का, या जैसे ऐसे लाइक दिस, ऐसे ऐसे हेलिकल पाथ। जैसे मान लीजिए एफ के बदले ग्राउंड फ्रेम है, एम के बदले रॉड है, अब ऐसे करके मूव कर रहा है, देखिए लाइक दिस, ऐसे करके, या ऐसे करके जा रहा है लाइक दिस, देखिए ऐसे। ये 3D ट्रांसलेशन है, 3D या स्पेशल ट्रांसलेशन। ये 3D कर्व में हेलिक्स, तो उसको हेलिकल ट्रांसलेशन बोलेंगे। अगर 3D कर्व मेरा हेलिक्स है, इफ हेलिक्स, उसको हेलिकल ट्रांसलेशन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड हेलिकल ट्रांसलेशन। ठीक है, फाइन। अच्छा, अगेन इसको भी हम लोग दो सब कैटेगरी में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म 3D ट्रांसलेशन में क्या होगा, एम का जितना भी लोकेशंस होगा सबका स्पीड टाइम के साथ भी चेंज नहीं करेगा। चूंकि ट्रांसलेशन है, जिसलिए एक इंस्टेंट पर एम का सारे लोकेशन का एफ के रेस्पेक्ट में इक्वल स्पीड होगा, है ना, बट वो स्पीड टाइम के साथ भी चेंज नहीं करेगा, टाइम के साथ भी वही स्पीड रहेगा। तो यूनिफॉर्म हेलिकल 3D ट्रांसलेशन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म 3D ट्रांसलेशन में क्या होगा, टाइम के साथ जो एम का अलग अलग लोकेशंस है सबका स्पीड टाइम के साथ चेंज करेगा एफ के रेस्पेक्ट में। तो 3D या हेलिकल ट्रांसलेशन, नॉन यूनिफॉर्म 3D और हेलिकल 3D ट्रांसलेशन उसको बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म 3D ट्रांसलेशन ऐसा उसको बोला जाएगा। यहाँ जाके पूरा ट्रांसलेशन आपको हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये 4th वीडियो था, इसमें ट्रांसलेशन का आपको पूरा समझा दिया गया। ट्रांसलेशन से हम लोग पहला हम लोग देखे, उसका 5 अलग अलग डेफिनेशन था। पहला था मोशन विदाउट एनी चेंज इन ओरिएंटेशन, उससे सेकंड डेफिनेशन फॉलो किया, एम का जितना भी लाइन एलिमेंट है सब एफ के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशन बोथ। थर्ड देखे कि चूंकि हर लाइन एलिमेंट कांस्टेंट है, इससे लाइन एलिमेंट के कॉन्स्टेंसी के क्राइटेरिया से सेकंड वीडियो इस फॉलो करता है, किसी भी इंस्टेंट पर एम का जितना भी लोकेशंस है सबका एफ के रेस्पेक्ट में इक्वल वेलोसिटीज होगा, उसको VMF का नाम दे दिए। अच्छा, हमेशा वेलोसिटीज इक्वल है। तो फोर्थ डेफिनेशन हुआ ट्रांसलेशन का, क्या, एम अगर एफ के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा तो एम का जितना भी लोकेशंस है एफ के रेस्पेक्ट में सबका एफ के रेस्पेक्ट में इक्वल एक्सेलरेशंस होगा। वो इक्वल एक्सेलरेशन होगा, उसको AMF का नाम दे दिया, एक्सेलरेशन ऑफ एम एज अ होल विथ रिस्पेक्ट टू एफ। फिर हम लोग फिफ्थ डेफिनेशन देखे, एम अगर एफ के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट करेगा तो एम का जितना भी लोकेशन है सबका पाथ आइडेंटिकल होगा विथ रिस्पेक्ट टू एफ इन शेप एंड साइज बोथ। ठीक है, फिर हम ये भी देखें कि ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट हैज़ नो मीनिंग, ये भी बता दिए। अच्छा, ये भी हम लोग देखें कि ट्रांसलेशन को हम लोग बांट सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, रेक्टिलिनियर एंड कर्वलिनियर। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में क्या देखें हम लोग, एम का जितना भी लोकेशन है एफ के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइंस में जाता है। और कर्वलिनियर ट्रांसलेशन में क्या देखे, एम का जितना भी लोकेशन है दे मूव इन आइडेंटिकल कर्व्स अदर देन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, उसके बाद से रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का एग्जांपल हम लोग लिए एलिवेटर वाला एग्जांपल। अच्छा, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन को दो कैटेगरी में बांटे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में क्या देखे कि अलग अलग जो लोकेशंस एम का है सब एफ के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइंस में जाएगा विद कांस्टेंट स्पीड, यानी VMF मेरा टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में क्या देखे कि एम का जो अलग अलग लोकेशंस है एफ के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइन से तो मूव करेगा लेकिन स्पीड के साथ जो टाइम के साथ चेंज करेगा, टाइम वेरिंग स्पीड, वो नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन हो गया। फिर कर्वलिनियर ट्रांसलेशन को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे, 2D और प्लेन ट्रांसलेशन, और सेकंड था 3D और स्पेशल ट्रांसलेशन। अच्छा, 2D और प्लेन ट्रांसलेशन को हम लोग कैसे सब डिस्क्राइब किए, एम का जितना भी लोकेशंस है सब मूव करता है अलॉन्ग आइडेंटिकल प्लेन कर्व्स, उसको हम लोग प्लेन या 2D ट्रांसलेशन लिए। जैसे एग्जांपल लिए सर्कुलर ट्रांसलेशन, एलिप्टिकल ट्रांसलेशन, पैराबोलिक ट्रांसलेशन, हाइपरबोलिक ट्रांसलेशन, इस तरह से। अच्छा, उसमें भी हम लोग देखे दो कैटेगरी में बांटे,
उसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म 2D ट्रांसलेशन में क्या होगा कि एम का जितना भी लोकेशन है सबका स्पीड टाइम के साथ भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म 2D ट्रांसलेशन में क्या देखे, उसमें एम का जो लोकेशन है उसका स्पीड टाइम के साथ चेंज करेगा। हो गया। और लास्ट में हम लोग देखे कर्वलिनियर 3D ट्रांसलेशन, जिसको 3D या स्पेशल ट्रांसलेशन बोलते हैं। उसका एग्जांपल था हेलिकल ट्रांसलेशन। उसको कैसे हम लोग ये मतलब कि डिफाइन किए, एम का जितना भी लोकेशंस है सबका एफ के रेस्पेक्ट में जो वो एम का जितना भी लोकेशन है एफ के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल 3D कर्व्स में जा रहा है। जैसे एग्जांपल ऑफ हेलिकल ट्रांसलेशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी बता दिए। यूनिफॉर्म में हर इंस्टेंट पर एम का लोकेशन का स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड टाइम के साथ चेंज करेगा। तो यहाँ जाके आप लोग को हम ट्रांसलेशन पूरा बता दिए हैं, तो इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। इससे बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट है, एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब ये सब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल बनाने की अवेलेबिलिटी काफ़ी आपका एनहांस हो जाएगा। इससे आप जेईई एडवांस, नीट और मेंस हर के लिए, सबके लिए आपको फायदा होगा। इसको हर तरह से इसको आप लोग गो थ्रू कीजिए, समझ लीजिए। आई होप कि आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डाल के देखिए, उसको लिख के दीजिए, उसको हम देख के आपको हमें आंसर कर देंगे आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा 5th वीडियो रोटेशन पे बनेगा, ठीक है, फाइन। अब क्लोज कीजिए।